हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसा रहा आपका पेपर आज का? वैसे तो काफ़ी अच्छे फीडबैक बच्चों के आ रहे हैं कि पेपर अच्छा रहा। चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं सेट वाइज। हमारे पास अभी सेट 1 है और हम डिस्कस करते हैं इनके जो एमसीक्यूज़ आए वो किस तरह के आए। चलिए बढ़ते हैं आगे। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज जुसेप्पे गैरिबोल्डी बिलोंग टू। अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हम आंसर यहाँ पर मार्क करने वाले हैं। इसका आंसर है इटली। गैरिबोल्डी का लिंक था इटली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों स्टेटमेंट पढ़नी है नीचे और उसके बाद जो सही ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो एसर्शन दिया है ए, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज बाल्कन। करेक्ट है। रीजन आर दिया हुआ है, अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये भी करेक्ट है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका 2 का आंसर होगा ए। बढ़ते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा थर्ड एमसीक्यू है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है जो इंसिडेंट दिए गए हैं नीचे। तो बात करते हैं बारी बारी से थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से इंसिडेंट दिए हुए हैं। पहला, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। दूसरा, डिफीट ऑफ नेपोलियन। तीसरा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और चौथा, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो मैं आप बता दूं ईयर वाइज कौन कौन सी जो इंसिडेंट है वो कौन सा पहले हुए और कौन से बाद में हुए, जो हमको लगाना है ऑर्डर वाइज। तो इसमें पहले लिखा हुआ है डिफीट ऑफ नेपोलियन, ये हुआ 1815 में, सबसे पहले आएगा यानी कि 2। उसके बाद हुआ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ये हुआ 1832 में। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली 1861 में। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 1871 में। अगर चेक करें तो उसका ऑर्डर बनेगा 2134, 2134। और इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो मुझे कुछ डाउट है इस क्वेश्चन पे। कोई बात नहीं, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। बट जो अभी इसका बन रहा है फिलहाल, जो इसका आंसर बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो ये सेट किया गया है क्वेश्चन, उसमें हमें सी लगाना होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग इंडियन नेशनलिज्म इज करेक्टली मैच। हमें जो फोर्थ क्वेश्चन दिया है एमसीक्यू, इसमें जो करेक्ट मैच किया गया है सेंटेंस वो हमें टिक करना है कि किस जो कौन सा पेयर है जो राइट यहाँ पर मैच किया गया है। सरदार पटेल हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, नो ये रोंग है। भगत सिंह स्वराज पार्टी, नो ये भी रोंग है पेयर। सी आर दास जी ने इसको एस्टेब्लिश किया था स्वराज पार्टी को। सी आर दास बारदोली सत्याग्रह, ये भी रोंग है। बारदोली का नाम जब आता है तो यहाँ पर नाम आता है सरदार पटेल जी का। और डी, जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा, ये बिल्कुल करेक्ट है। 4 का हमारा सही आंसर है डी। बढ़ते हैं आगे। फिफ्थ हमारा एमसीक्यू जो है वो बोल रहा है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। कुछ कुछ वैसा ही है फोर्थ क्वेश्चन की तरह। हमें चूज़ करना है जो करेक्ट मैच किए गए हैं उन्हें, वो कौन सा ऑप्शन है इनमें से। जो राइट पेयर में से दिया हुआ है सी, नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और ये लाइमस्टोन सामने जो दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो हमें सीधा जो राइट आंसर है वो क्लिक करना है, यहाँ पर टिक मारना है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आएगा लाइमस्टोन, जिसे हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर, जो गैर धात्विक खनिज है, जिसे बोलते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन नॉन मेटेलिक मिनरल है, तो सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, हमें चारों सेंटेंसेस पढ़ने होंगे। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर, राइट, बिल्कुल सही है, विंटर में इसको बोया जाता है। सेकंड बोलता है सोन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम अप्रैल टू जून, ये भी सही है। एंड थर्ड बोलता है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आर मेज़। मेज़ आते ही गलत है क्योंकि मेज़ जो है एक खरीफ क्रॉप है, तो ये थर्ड वाला तो बिल्कुल गलत है।
फोर्थ पढ़ते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ये भी सही है। तो इसके 3 पॉइंट सही होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ढूंढते हैं ऑप्शन में फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो इसका राइट आंसर है सी, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो हमारे क्वेश्चन 6 का राइट आंसर होगा सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है इसमें हमें पहचानना है कि नीचे दिए गए जो 4 ऑप्शन है और बताना है कि कौन सी सोइल की बात कर रहा है। नंबर 1 बोल रहा है इट डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर। नंबर 2 इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। नंबर 3 ह्यूमन कंटेंट इज़ लो। तो ये इसका सही आंसर होगा लेटराइट सोइल, यानी कि सी। तो 7वें का सही उत्तर है सी। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें पहला अगर हम देखें, ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द बिलीफ इन द एडवोकेसी फॉर द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी ऑफ वुमेन। हिंदी में कहा जाए तो महिलाओं के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता की वकालत कौन करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो 4 ऑप्शन में से पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, सोशलिस्ट एंड फेमिनिस्ट। सीधा सा आंसर है डी, फेमिनिस्ट, यानी कि नारीवादी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर होगा डी, फेमिनिस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है इसमें। जो 9 MCQ है इसमें पूछा गया है, ये बोलता है इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। बिल्कुल सही है। ऑल दी कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। ये भी सही है। अब नीचे पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म इज़ यूज्ड फॉर द अबोव स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर होगा रिपब्लिक नो, सेक्युलर येस। तो इसका सही आंसर होगा बी। हमें इसका बी आंसर लगाना है, सेक्युलर। दोनों जो सेंटेंस लिखे हैं इसको बिल्कुल सूट करता है ऑप्शन बी, सेक्युलर। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 10 में कॉलम 1 और कॉलम 2 को हमें मैच करना है करेक्ट ऑप्शन के साथ। और पहला दिया है लिस्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और रेजिड्यूरी। देखते हैं अब इसको मैच करना है हमें कॉलम 2 से, जिसमें लिखा है ज्यूरिसडिक्शन स्फेयर। कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत में आता है, ये हमें मैच करना है। अब देखते हैं यूनियन लिस्ट सब्जेक्ट्स, इसको अगर हम आंसर होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, फॉर यूनिफॉर्मिटी सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेट्स ऑन इट। जितने भी यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट दिए गए हैं उन पर केवल और केवल राइट जो दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है कि वही इस पर लेजिस्लेट कर सकती है। वही उसका अधिकार क्षेत्र है कि वो संघीय सूची में शामिल जो विषय हैं उस पर कानून बना सकती है। सेकंड दिया हुआ है ऑप्शन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इसको हम मैच करेंगे ए से, स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन मेक लॉज ऑन इट। केवल राज्य सरकार ही इस पर कानून बना सकती हैं इन सब्जेक्ट पर। स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स, स्टेट गवर्नमेंट अलोन मेक लॉज ऑन इट। और इससे हमें आइडिया लग जाएगा 1 का बी एंड 2 का ए। 1 का बी एंड 2 का ए, इसका सही आंसर होना चाहिए डी। ठीक है। अब आगे अगर एक्सप्लेन करें तो 3 बोल रहा है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट को हिंदी में बोलते हैं समवर्ती सूची। और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों ही गवर्नमेंट्स, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों को ही राइट होता है कि वो इस पर लेजिस्लेट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर हो। बट कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें सेंटर को ज़्यादा पावर मिलती है, उसकी बात मानी जाती है। अगला हमारा है 4th रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। और इसमें हम इसको बोलते हैं हिंदी में अपशिष्ट विषय। और इसमें वो सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाते हैं जो नए नए मेंशन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि साइबर क्राइम, इंटरनेट, इस तरह के जो नए नए सब्जेक्ट अब आ रहे हैं टाइम के साथ साथ। जितने भी नए विषय आएंगे उन पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेट्स कर सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, सीधा सामने दिया हुआ है 3rd और 4th का। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लगा चुके हैं ऑलरेडी। 10th का होगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा डी। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11।
नेक्स्ट 11 क्वेश्चन में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम टू फॉर्म दी सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स वाज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, जो हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में। तो हमें बताना है कि आखिर जो ब्रुसेल्स में जो अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई गई थी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। अब देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन बोलता है प्रमोटिंग कल्चरल इवेंट्स, बी बोलता है मैनेजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, सी बोलता है एनफोर्सिंग लोकल लॉज, और डी बोलता है इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन, क्योंकि वहाँ पर जो भाषाई इसको लेकर ब्रुसेल्स में एक अलग तरह की गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसका मेन मोटिव था इंश्योरिंग लिंग्विस्टिक एकोमोडेशन। तो 11 का होगा डी राइट आंसर। अगर आपने लगाया है तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, 11 का डी। अब बढ़ते आगे 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टू पार्टी सिस्टम। और ये तो बहुत इजी है, तो यूके और यूएसए वो कंट्रीज़ है जहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर है 12 का आंसर बी, यूनाइटेड किंगडम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। व्हाट रोल डू चेक्स एंड बैलेंस प्ले इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर है वो होता है, वैसे जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है डेमोक्रेटिक कंट्री में उसके रिगार्डिंग होता है ये। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है टू एस्टेब्लिश अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विदाउट रिप्रेजेंटेटिव्स, ये बिल्कुल रॉन्ग है। बी बोलता है टू क्रिएट अ सेपरेशन ऑफ पावर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम अथॉरिटेरिज्म। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर है, उसी में चेक एंड बैलेंस को हम डिस्कस करते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो 13 का राइट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं आगे। 4th क्वेश्चन जो दिया गया है वो कैलकुलेटिंग है और बहुत इजी है। सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर्स इज एज फैलो, रिस्पेक्टिवली मदर की इनकम लिखी है चारों की, आपको टोटल करनी है, और उसके बाद इसने पूछी एवरेज इनकम। तो जितना है 50, 50,000, 40,000, 20,000 और 20,000। तो 50 एंड 40 90,000 और 20 1,10,000 और 20 फिर जोड़ेंगे इसमें तो 1,30,000 हो गया। इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर होगा सी, 32,500। तो 14 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग indices is given priority by the World Bank with respect to development। जब भी हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो ये सारे जो फाइनेंशियल मैटर्स है उन पे ज़्यादा काम करता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें छांटने हैं कि आखिर वर्ल्ड बैंक जो है मेनली किस पर काम करता है। तो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट ये तो नहीं है, इक्वालिटी भी नहीं है, सी बॉडी मास इंडेक्स भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा पर कैपिटा इनकम, इस पर ये काम करता है। जो फाइनेंशियल जितने भी इश्यूज़ हैं सब्जेक्ट है उन पे ये मेनली काम करता है वर्ल्ड बैंक दुनिया में अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 और ये बोलता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। और सेंटेंस दिया हुआ है रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेसेस एंड ट्रेड सेट बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज। इसका राइट आंसर है सी, लिबरलाइजेशन। और भारत में भी देखिए इंडिया में 1991 में भारत ने लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया था और ट्रेड बैरियर्स बहुत सारे हटा दिए थे। तो ये सीधा सा इसका आंसर होगा और ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देती है। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं लिबरलाइजेशन। तो 16 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 और ये पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज़। ये हमने पढ़ा हुआ बेटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हमें इसमें एग्जांपल दिए गए हैं अ फार्मर इरिगेटिंग हिज फील्ड, नो ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएगा। बी अ हैंडलूम वीवर, ये भी नहीं आएगा। सी अ हेडलोड वर्कर कैरिंग सीमेंट, ये भी नहीं है। डी अ टीचर टेकिंग क्लास इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ये सर्विस सेक्टर में आएगा और ऑर्गेनाइज सेक्टर का ये पार्ट है।
हम दो जो पढ़ते हैं ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज, उसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा टीचिंग टेकिंग क्लासेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 17 का डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 जो है उसमें क्या पूछा गया है। 18 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ अ प्रोस्परस फार्मर, चूज द करेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। इसमें पहला दिया हुआ है, पहले इसको हम डिस्कस करने से पहले समझ लें कि यहाँ पर गोल्स पूछा गया है। तो प्रोस्पेरस जो जो पीजेंट होते हैं, जो फार्मर होते हैं, मेनली इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो गोल होता है, वो होता है हाई फैमिली इनकम के लिए, क्योंकि इनकी कंडीशन पहले से बेटर होती है। तो देखते हैं एक बार, पहला बोल रहा है बेटर वेजेस, नो ये तो नहीं है, कंडीशन जैसे मैंने कहा कि पहले ही अच्छी होती है। सेकंड बोल रहा है हायर सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स, ये हो सकता है। एंड थर्ड बोल रहा है एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ये बिल्कुल करेक्ट है। और फोर बोल रहा है मोर डेज फॉर वर्क, ये बिल्कुल गलत है बेटा। तो इसमें दो हमें स्टेटमेंट बतानी राइट, तो फर्स्ट और फोर्थ गलत है, तो इसका राइट होगा। ठीक है बेटा, 18 का हमारा हो गया आंसर सी। बढ़ते हैं आगे 19 की ओर, और 19 क्वेश्चन जो है वो दिया गया है वाई डू लैंडर्स ऑफन रिक्वायर कोलेट्रल बिफोर लैंडिंग लोन। आगे बोलता है चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर हिंदी में कहा जाए कि जो लैंडर्स होते हैं, जो उधार देने वाले संस्थाएं होती है, जो लोग होते हैं, वो आखिर कोलेट्रल की डिमांड क्यों करते हैं। हिंदी में कहा जाए तो समर्थक ऋणाधार की मांग क्यों की जाती है ऋण देने से पहले। तो इसका सीधा सा आंसर होना चाहिए डी, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट, लोन डिफ़ॉल्ट के जोखिम से बचने के लिए। इसका राइट आंसर है डी, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट। बेटा अगर हमको राइट आंसर मालूम है तो हम एक्स्ट्रा ऑप्शन पढ़ेंगे ही नहीं, सीधा हम राइट पे क्लिक करेंगे, इससे हमारा टाइम भी बचेगा। तो हमारा जो 19 क्वेश्चन जो था इसका आंसर है डी, टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ लोन डिफ़ॉल्ट। इसको आप मैच कर लेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से। और 20 क्वेश्चन बोल रहा है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक। अब इस पिक्चर में क्या बना हुआ है, एक तरफ डिपॉजिटर्स है, एक तरफ बोरोवर्स है। डिपॉजिटर्स पीपल मेक डिपॉजिट्स, जो जमा पूंजी जमा करते हैं बैंकों में, बीच में बैंक बना रखा है इन्होंने। और नीचे लिखा हुआ पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट, जो जमा करता है, जो डिपॉजिटर्स हैं, वो अपने डिपॉजिट्स पे उनको इंटरेस्ट मिलता है, और टाइम पड़ने पर वो विड्रॉल भी करते हैं अपना पैसा, अपना अमाउंट, अपना डिपॉजिट। और दूसरी तरफ दिया हुआ है बोरोवर्स, इनका लिखा हुआ है आगे पीपल टेक लोन्स, ये वो लोग हैं जो लोन लेते हैं बैंक से। एंड पीपल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट, और ये लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे करते हैं बैंक को। और बीच में बैंक का लिखा हुआ है द इनकम ऑफ द बैंक इंक्रीज। अब हमें बताना है नीचे के सेंटेंसेस पढ़कर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट बैठता है, फिट बैठता है यहाँ पर इस पिक्चर को लेकर। इसका आंसर मैं आपको बताने से पहले क्लियर कर दूँ कि जो बैंक हमारे डिपॉजिट्स पे हमको इंटरेस्ट देते हैं वो उस इंटरेस्ट से कम होता है जो वो इंटरेस्ट लेते हैं बोरोवर से, जिनको वो लोन दे रहे हैं, वो इंटरेस्ट ज़्यादा होता है उस इंटरेस्ट से जो हमको बैंक पे करते हैं हमारे डिपॉजिट्स पे। तो देखते हैं अब इसका जो डिफरेंस है बीच का, वही बैंक की मेन इनकम होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन है वो वाला कि करेक्ट आंसर है द डिफरेंस ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ पेड टू डिपॉजिटर्स, जो मैंने आपको बताया अभी। करेक्ट आंसर इसका यही है, क्योंकि बैंक की इनकम का मेन सोर्स यही होता है कि वो जो लोन पब्लिक को दे रहा है उससे जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है वो इंटरेस्ट, और जो इंटरेस्ट वो डिपॉजिटर्स को दे रहा है उनकी सेविंग्स पर जो उन्होंने जमा किया हुआ है पैसा, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही बैंक की मेन इनकम होती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन 20, इसका राइट आंसर होगा बी। तो आप बेटा अगर आप लोगों ने साथ में अपना क्वेश्चन पेपर लेकर आप बैठे होंगे, अगर आपने मैच किया होगा तो आपको पता लग गया होगा कि आपने आज कैसा पेपर दिया है। उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। अभी हमने डिस्कस किया ओनली एमसीक्यूज़ के बारे में, अब हम बात करेंगे सेट 2 पर। तो जिन बच्चों का सेट 2 आया था वे तैयार रहें और अपने पास क्वेश्चन पेपर लेकर बैठ जाएं। यहाँ ध्यान दें कि इन लोगों ने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, उसका आंसर कौन सा किया है। तो एक बार मैच कर लें बच्चे। अब मैंने सेट 2 खोल लिया है बेटा, और अब डिस्कस करते हैं इसके एमसीक्यूज़, कौन कौन से इसके एमसीक्यूज़ आए थे
और सेट 1 के हमने डिस्कस कर लिए अभी सारे MCQ जितने आए थे। अब देखते हैं सेट 2 में 1 बाय 1 क्या पूछा गया। नंबर 1 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स इन इंडिया कंट्रोल्स द इशुएंस ऑफ करेंसी एंड रेगुलेट्स द क्रेडिट सिस्टम इन द कंट्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने जब पढ़ा कि इशुएंस ऑफ करेंसी तो समझ आ गया RBI, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है पहला वाला, इसका करेक्ट आंसर है सी। सेट 2 का हम कर रहे हैं कवर MCQ। और सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स आर डिवाइडेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। इसका राइट आंसर होना चाहिए नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, क्योंकि नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर्स आर डिवाइडेड। तो राइट आंसर है इसका बी, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़। हिंदी वाले बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र ये अपनी प्रकृति के अनुसार वितरित किए गए हैं, बांटे गए हैं। नेचर ऑफ एक्टिविटीज़, तो राइट आंसर है इसका बी। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बैंक चेक दिया हुआ है और बैंकों में अगर आपका जाना हुआ होगा कभी, या आप किसी काम से गए होंगे बैंक में चेक जमा करने के लिए, आपके पेरेंट्स ने कहा होगा, तो बैंक चेक पर जो पहला नंबर होता है वो हमेशा बैंक चेक नंबर कहलाता है। जो चेक नंबर है वो पहला वाला डिजिट जो होता है वो हमेशा चेक नंबर कहलाता है। तो हमें बताना है इसमें रीड द इमेज ऑफ द चेक, आइडेंटिफाई द चेक नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमेशा याद रखना हमें बेटा कि चेक पर जो पहला डिजिट लिखा होगा वही उसका चेक नंबर होगा। तो इसका आंसर है ए। 3 का आंसर राइट आंसर होगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है टेबल दिया हुआ है कंट्री, ग्रोस नेशनल इनकम और HDI, 3 कॉलम दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन किया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन द वर्ल्ड। अब इसने कंफ्यूज कर दिया आप लोगों को फुल फॉर्म लिखकर, तो उसको शॉर्ट में HDI कहा जाता है। तो हमें चेक करना है HDI जो है वो हाईएस्ट किसका है, किस कंट्री का है हाईएस्ट। तो 154 जो है वो कंट्री डी का है। तो राइट आंसर होगा, इसने पूछा है कि हाईएस्ट जो है हाई किसका है HDI, तो वो है कंट्री डी का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकती है, बट इंडिया में जो इसका बेस है इसको मेजर करने का वो है 7 ईयर्स एंड अबोव। तो आंसर होगा इसका करेक्ट बी। द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स एंड अबोव, 7 साल से है। तो इसका राइट आंसर आपको फिल करना था बी। देखते हैं 6 में इसने पूछा है सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्लियरली कि स्टेट एंड सेंटर के बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा या स्टेट और स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होगा तो वो सारा मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो आंसर होगा इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 7 का राइट आंसर होगा बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 और ये बोलता है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेमोक्रेसी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। डेमोक्रेसी के बारे में अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। नंबर 1 बोलता है प्रमोट्स इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स, ये सही है। 2 बोलता है गवर्नमेंट बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, ये गलत है, पहला सही दूसरा गलत। तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये भी सही है, राइट। और 4 बोलता है इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम, ये भी सही है। तो इसमें 1, 3 एंड 4 राइट है। देखते हैं ऑप्शन में
1, 3 एंड 4 ये है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो 8 का सी राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4, आंसर सी। बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम सेट 2 डिस्कस कर रहे हैं बेटा, एमसीक्यू उनको पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज एंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। जवाबदेही कैसे तय करती है पॉलिटिकल पार्टीज, तो इसका सीधा सा आंसर होना चाहिए थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है डेमोक्रेसी में बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो 9 का राइट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब वुमेन एम्पावरमेंट। इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो वुमेन एम्पावरमेंट को बिल्कुल सूट करता है। देखते हैं एक बार। ए बोल रहा है एनकरेजिंग मैन टू टेक लीडरशिप रोल्स। बी बोल रहा है प्रमोटिंग सुपेरियरिटी ऑफ वुमेन ओवर मैन, दोनों नहीं होने चाहिए। सी बोलता है इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स फॉर वुमेन, ये बिल्कुल राइट लग रहा है। एंड डी बोलता है लिमिटिंग द राइट्स ऑफ मैन इन ऑल स्फेयर्स, नो। इसका सही आंसर होगा सी, जो बिल्कुल फिट बैठता है यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के। अगर हम रिगार्डिंग बात करें तो इंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड राइट्स फॉर वुमेन, सभी महिलाओं को बराबर अवसर दिए जाएं, जैसे पुरुषों को दिए गए हैं ठीक वैसे ही सही महिलाओं को बराबर के अवसर दिए जाएं और अधिकार दिए जाएं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें करेक्ट ऑप्शन ये बोलता है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शंस में से फिट बैठता है, चलिए मैच कर लेते हैं एक बार। यूनियन लिस्ट बैंकिंग, स्टेट लिस्ट पुलिस, कॉन्करेंट लिस्ट ट्रेड यूनियन और रेजिडुअरी लिस्ट इंटरनेट। तो ये सही होना चाहिए इसका आंसर इन ऑप्शन में से बी। फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का डी। तो 11 का हमारा राइट आंसर होगा बी। 12 देखते हैं एक बार। 12 में लिखा हुआ है एक इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया हमको मिल गया यहाँ से। व्हीट या राइस में से कोई एक हो सकता है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, यहाँ पर डिवाइड हो गया टोटली, तो इसका सही आंसर है राइस। राइस और व्हीट जो है वो इंडिया में क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी है, तो इसने बोला है इट इज़ अ खरीफ क्रॉप, तो व्हीट तो रबी क्रॉप है, तो इसका राइट आंसर होगा डी राइस। और इसमें ऑप्शन लिखे हुए देखिए, इट रिक्वायर्स हाई ह्यूमिडिटी विद 100 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल, तो राइट आंसर है इसका डी, 12 का डी। बढ़ते हैं 13 की ओर। 13 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इरिगेशन सिस्टम इन मेघालय। मेघालय के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी में, और वहाँ यूज़ होता है बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो टू यूज़ बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज़ द राइट आंसर ऑफ 13। 14 में हमें देखना है ऑर्डर वाइज लगाना है इसको, जो इवेंट्स हुए पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी 1923, लाहौर सेशन हुआ था 1929 में, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन हुआ था 1930 में। तो हमारा 1923 स्वराज पार्टी सबसे पहले, फिर उसके बाद लाहौर सेशन 1, 2, फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास 1930, फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट। तो हमारा बनेगा ऑर्डर 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3। तो करेक्ट आंसर इज
बी। 14 का करेक्ट आंसर इज बी। अब देखते हैं 15। बुद्धिज्म emerged from eastern India and spread in several directions. Read the following reasons for its spread and choose the correct option. अगर देखा जाए तो इसमें पूछा गया है कि बुद्धिज़्म जो है वो अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे फैला दुनिया में। तो उस समय अगर देखा जाए हमारी हिस्ट्री में, तो उस समय भी दुनिया आपस में कनेक्ट थी, कई कंट्रीज़ के बीच ट्रेड होता था, इवन कई लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे अलग अलग वेज़ में, अलग अलग पर्पज़ के लिए। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। फर्स्ट, ड्यू टू कल्चरल एक्सचेंज, ये होता रहा है पहले। सेकंड, ड्यू टू सिल्क रूट, ये भी अवेलेबल था उस समय, लोग ये से ट्रेड करते थे। थर्ड, ड्यू टू ट्रेड एंड ट्रेवलर्स, ये भी राइट है। एंड फोर्थ बोलता है ड्यू टू यूरोपियन एफर्ट्स, ये रॉन्ग है बेटा। तो हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो उस पर टिक मारना है हमें। तो राइट आंसर हुआ इसका सी। 15 का राइट आंसर हुआ सी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। देखते हैं 16। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर अ कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी कंट्री को डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए कौन सा नीचे दिए गए पॉइंट सटीक माना जाता है, फिट बैठता है। तो इसका क्लियरली आंसर होना चाहिए जीडीपी। जीडीपी एक बड़ा इंडिकेटर है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 17, आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। पावर शेयरिंग में से दिया गया क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट था बेल्जियम में जो किया गया था, ठीक है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। तो देखते हैं एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ए, एस्टेब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। सी, एस्टेब्लिशिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स ऑफ डच। एंड डी, एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, वही क्वेश्चन है ये, स्टेटमेंट दिए गए हैं दो इसमें, एसर्शन एंड रीज़न। तो हमें इनको पढ़ना है अच्छे से और समझना है कि इनका आपस में लिंक है या नहीं है, और नीचे के 4 ऑप्शन पढ़ के उनका आंसर देना। 1 बोलता है ऑन पर्शियन इनिशिएटिव जोल्वेराइन कस्टम यूनियन वॉज फॉर्म्ड, ये करेक्ट है। आर बोलता है इट वॉज टू क्रिएट यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल, ये भी करेक्ट है। तो दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों आपस में लिंक कर रहे हैं, दोनों का आपस में संबंध है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ए। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 18 का राइट आंसर होगा ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में हमें मैच करना है मिनरल्स और उसके एग्जाम्पल सामने दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो मैच कर लेते हैं एक बार। ए ये बोल रहा है 1, फेरस जो मिनरल्स होते हैं उसका राइट आंसर ऑप्शन जो दिया गया है वो है बॉक्साइट यानी कि सी। सेकंड बोल रहा है नॉन फेरस जो मिनरल्स होते हैं इसका जो सही एग्जांपल दिया गया है इसमें सामने इसके वो दिया गया है डी, कोबाल्ट। नॉन मेटेलिक में जो राइट आंसर होना चाहिए वो है ग्रेनाइट, और एनर्जी जो 4 दिया गया है इसका राइट आंसर होना चाहिए कोल। ठीक है, अब देखते हैं ए का सी, 1 का सी किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। तो हमें पहले ही मैच में मिल गया इसका राइट ऑप्शन डी। तो 19 का डी राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है। अगर आपने डी मार्क किया है तो आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाता इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। ट्वेंटी में पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिश्ड संवाद कौमुदी। इसका सीधा सा आंसर है राजा राम मोहन राय। ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़े होंगे तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है इसका आंसर तो आपके माइंड में अपने आप क्लिक करता है
तो इसका राइट आंसर है राजा राममोहन राय। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिज़ल्ट्स, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने राइट आंसर ही लगाए होंगे आंसर शीट में। अब आपके जो आगे एग्ज़ाम है उसके लिए आपको बेस्ट विशेज़। मेरी ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं इससे और बेहतर आपको वीडियोस टीचिंग की अपलोड करता रहूं। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखिए और पॉजिटिव रहिए। गुड बाय।